अमेरिका दौरे के पहले दिन व्हाइट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मुलाकात की। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच टेररिज्म, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, रीजनल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी को लेकर बातचीत हुई। व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए पीएम मोदी ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में राष्ट्रपति ओबामा के समर्थन का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे और दुनिया के कल्याण का सपना पूरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि भारत का यूथ पावर अमेरिका के साथ मिलकर मानव कल्याण के लिए काम कर सकता है। पीएम ने कहा है कि वो आभारी हैं कि उनको अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने के लिए बुलाया गया। पीएम के मुताबिक डिप्लोमेटिक रिश्तों के अलावा दोस्ताना रिश्तों की भी अहमियत है। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मौजूदगी से अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा काफी उत्साहित नजर आए। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि पीएम मोदी का ओवल ऑफिस में स्वागत करते हुए उन्हें काफी खुशी हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अमेरिका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए भारत का भरपूर समर्थन करता है। ओबामा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि उनके लीडरशिप में न केवल भारतीयों में बल्कि अमेरिकी नागरिकों में भी नया उत्साह पैदा हुआ है। पीएम मोदी का ये चौथा अमेरिकी दौरा है और पीएम मोदी की राष्ट्रपति अब ओबामा से ये 7वीं मुलाकात है। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और बराक ओबामा की मुलाकात के बाद विदेश सचिव एस जयशंकर ने जानकारी दी। अमेरिका ने 26/11 मुंबई हमले की तरह पठानकोट हमले के आरोपियों पर भी शिकंजा कसने की मदद का भरोसा दिया है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी जानकारी दी कि दोनों देश भारत में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने पर राजी हो गए हैं। इससे करीब 1 दशक से अटकी यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील को पूरा करने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले 34 देशों वाले मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में भारत की एंट्री का रास्ता साफ हो गया। इसे पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का मेंबर बनने के बाद भारत दूसरे देशों से हाई एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी खरीद सकेगा। इसके अलावा भारत यूएस से प्रीडेटर ड्रोन भी खरीद पाएगा। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पीएम मोदी यूएस डिफेंस सेक्रेटरी एस्टन कार्टर से भी मुलाकात की और इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ राउंड टेबल मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने सोलर एनर्जी, डिजिटल कनेक्टिविटी के मुद्दे पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने टॉप अमेरिकी कंपनियों के सीईओज के साथ मुलाकात की और भारत में काम करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। भारत अमेरिका व्यापार परिषद यानी यूएसआईबीसी की 40वीं ये सालाना बैठक में पीएम मोदी ने 460 बिजनेस लीडर्स को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भारत नया ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। यूएसआईबीसी की बैठक में पीएम मोदी की मौजूदगी में परिषद के चेयरमैन जॉन चैम्बर्स ने कहा है कि यूएसआईबीसी भारत में $45 बिलियन का निवेश करेगी। पीएम मोदी आज अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले मोदी 5वें भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। पीएम ने निमंत्रण के लिए कांग्रेस को भी धन्यवाद दिया। पीएम का संबोधन रात 8:30 बजे शुरू होगा। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में चल रहे सूर्य मिलन साधना योग शिविर में छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने योग शिविर में फिल्मी गानों और अश्लीलता परोसे जाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आपके बाबा के निर्देश पर पुरुष कमर से ऊपर कपड़े उतारकर महिलाओं और लड़कियों के साथ फिल्मी गानों पर थिरक रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद बाबा भी स्टेज पर योग गुरु की जगह एक डांसर के रूप में नजर आ रही हैं। विरोध के बाद शिविर में आयोजकों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद भी हुआ और शिविर के आयोजकों ने फोन पर मामले की पुलिस से शिकायत भी करवाई। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला मशहूर हास्य शो द कपिल शर्मा शो में नर्सों के विवादास्पद चित्रण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस सिलसिले में नर्सों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हास्य अभिनेता कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी नर्सों का कहना है कि शो में चीयर लीडर्स को नर्सों का कपड़ा पहना करके खड़ा कर दिया गया और आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक नर्सें मनोरंजन की चीज नहीं है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही नर्सों की मांग है कि कपिल शर्मा सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लें। यूपी के कानपुर में आंधी तूफान के चलते अनवरगंज में मौजूद हमराज कॉम्प्लेक्स की छत पर लगा मोबाइल टावर उखड़ गया। हालांकि मोबाइल टावर बिजली के तारों और पेड़ के बीच जाकर फंस गया। इस हादसे के बाद वहां पर मौजूद दुकानदारों में हड़कंप मच गई। इधर आनंद फानन में लोगों ने कॉम्प्लेक्स परिसर भी खाली करा लिया। हालांकि टावर लटके होने के चलते लोगों में दहशत बरकरार है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लोग बंदरों और लंगूरों के आतंक से परेशान हैं। खाने की खोज में बंदर और लंगूर घरों में घुस जाते हैं और बच्चों पर हमला कर देते हैं। कोतवाली में भी वन विभाग की मदद से बंदरों और लंगूरों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगा दिए गए।
उधर यूपी के बरेली में छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। छात्रों का गैंग वॉर यहां देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। दोनों ही गुट बरेली कॉलेज में बीबीए के छात्र थे। जब छात्रों से लड़ाई का कारण पूछा गया तो वो कुछ भी कहने के लिए राजी नहीं थे। पुलिस के आने से पहले ही वो मौके से फरार भी हो गए। पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इसमें 5 छात्र घायल हो गए हैं। पुलिस ने 7 छात्रों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि मामला आर्ट्स कॉलेज से 8 छात्रों के निष्कासन का है। कानपुर में सड़क हादसे के बाद नाराज लोगों ने एक बस को फूंक दिया। नाराज लोगों ने सड़क पर जमकर जाम लगाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से आ रही बस ने एक युवक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि बस गलत साइड से आ रही थी। हादसे के बाद पुलिस भी देर से मौके पर पहुंची, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने बस में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ लोगों की झड़प भी हुई। उड़ता पंजाब पर सेंसर की कैंची को लेकर मचे बवाल पर फिल्म के निर्माता अनुराग कश्यप ने सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज निहलानी पर निशाना साधा है। कश्यप ने निहलानी पर दादागिरी करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि फिल्म को अकाली दल के दबाव के कारण रोकने की कोशिश की जा रही है। फिल्म 17 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब तक सेंसर बोर्ड की तरफ से इसे सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अपनी फिल्म पर हो रही राजनीति के बीच अनुराग कश्यप ने ट्वीट कर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों को इस मामले से दूर रहने की सलाह दी है। अनुराग ने लिखा है कि ये उनके और सेंसर बोर्ड के बीच की लड़ाई है। साथ ही अनुराग ने कहा है कि उन्हें लग रहा है कि वो उत्तर कोरिया में। दरअसल फिल्म उड़ता पंजाब में सेंसर बोर्ड ने नवासी सीन्स हटाने के लिए कहा है, जिसके बाद सियासत भी शुरू हो गई। मथुरा कांड के मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव के वकील ने यह दावा किया है कि रामवृक्ष यादव अभी भी जिंदा है। वकील के मुताबिक रामवृक्ष यादव हिंसा के दौरान सिर्फ घायल हुआ था और पुलिस कार्रवाई के दौरान रामवृक्ष यादव पुलिस लाइन की ओर भाग गया। हालांकि नवनियुक्त डीएम ने कहा है कि जिसे भी शक हो वो डीएनए जांच करवा सकता है, लेकिन पुलिस मृत बताकर के उसका दाह संस्कार करवा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने मथुरा कांड के न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी बीच रामवृक्ष का भाषण देते हुए एक नया वीडियो भी सामने आया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका में चल रही रस्साकशी के बीच एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्य न्यायाधीश को दो टूक जवाब दिया है। गडकरी ने कहा है कि अगर सरकार फेल होती है तो जनता उसे बदल देती है। गडकरी ने यह भी कहा है कि फेल्योर तो हर क्षेत्र में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप करें। बता दें कि सीजीआई ने यह कहा था कि जब कार्यपालिका फेल हो जाती है तो न्यायपालिका तभी दखल देती है। बीएचपी नेता साध्वी प्राची के मुसलमानों पर दिए गए विवादित बयान पर एक बार फिर से सियासत गर्माती जा रही है। हालांकि बीजेपी ने खुद को साध्वी के बयान से अलग कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह कहा है कि बीजेपी साध्वी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने यह कहा है कि ऐसे लोगों को आजादी से नहीं घूमने देना चाहिए। बीएसपी ने साध्वी के बयान को आतंकवाद की भाषा बताया है। साध्वी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का काम पूरा हो चुका है, अब मुसलमान मुक्त भारत बनाना चाहिए। स्टिंग मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से सीबीआई ने दोबारा पूछताछ की। पूछताछ के बाद हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और अगर लोगों को लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं। यूपी के कासगंज में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान शाह ने यह कहा है कि यूपी में एसपी बीएसपी को हराने के लिए छोटे दलों का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए 2017 में बीजेपी को यूपी जीतना जरूरी है। त्रिपुरा में कांग्रेस के 6 विधायक कांग्रेस छोड़कर के टीएमसी में शामिल हो गए हैं। इन विधायकों ने स्पीकर को पत्र देकर के खुद को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लिया है। आरक्षण के मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। 3 जून को सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फरमान जारी किया गया है कि प्रोफेसर में 27% ओबीसी में आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। सुशील मोदी ने इसे भयानक झूठ करार दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है यूपीए शासन से आज तक वही लागू है। मथुरा कांड में हुई खूनी संघर्ष के बाद हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान फॉरेंसिक और बीडीएस की टीम को विस्फोटक के साथ लॉन्चर भी मिले हैं। लॉन्चर पर मेड इन यूएस लिखा हुआ है। जवाहर बाग से लॉन्चर मिलने के बाद पुलिस ने 3-4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेड इन यूएस नाम से मिले लॉन्चर में वहां का नंबर भी लिखा हुआ है। यूपी में मऊ के बीजेपी सांसद हरि नारायण राजभर ने मथुरा कांड में कब्जाधारियों को सही बताते हुए यूपी सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना तो होनी ही थी। सरकार को बुलडोजर न चलाकर पहले उन्हें कहीं जगह देनी चाहिए थी। मथुरा में जवाहर बाग कांड को लेकर के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि घटना के 3 दिन बाद सारे सबूत मिटाने के बाद सरकार ने अब मथुरा के डीएम एसपी को भी बदल दिया है।
लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह भी कहा कि अब प्रदेश से एसपी जाएगी और बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आने के बाद मायावती और अखिलेश सरकार के अफसरों की जांच कराकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा कांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर की गई एक जनहित याचिका को सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनने का अधिकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास है। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी का IBN-7 के पास एक नया वीडियो सामने आया है। इस एक्सक्लूसिव वीडियो में बुरहान पुलिस और सेना पर आतंकी हमले जारी रखने की बात कर रहा है। दक्षिण कश्मीर में सक्रिय बुरहान वानी इस वीडियो में वो स्थानीय लोगों को पुलिस और सेना के दूर रहने की धमकी भी दे रहा है। हालांकि उसने अमरनाथ यात्रा पर हमले की बात से इनकार किया है और कहा है कि वो धार्मिक भावनाओं की इज्जत करता है। दिल्ली में मणिपुर आदिवासी संघ के एंटी आदिवासी बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस में झड़प भी हो गई। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हरियाणा के फतेहाबाद में अचानक एक बस में जोरदार ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बिहार में 12वीं की परीक्षा में साइंस और आर्ट्स में टॉप करने वाले 2 छात्र सौरव और रूबी पर पटना में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला शिक्षा विभाग की तरफ से दर्ज कराया गया है। इसके अलावा मामले की जांच के लिए SIT का गठन भी कर दिया गया है। RBI ने इस तिमाही के लिए क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। RBI ने फिलहाल EMI कम नहीं की है और ब्याज दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गायघाट इलाके में भूमिहीन लोगों ने एक मठ की 6 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। लोगों ने वहां आनन फानन में तेजस्वी नगर भी बसा लिया है। इस जमीन को खाली कराने के लिए जब अधिकारी पहुंचे तो उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। इधर जमीन कब्जा किए हुए लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जमीन खाली करने को तैयार नहीं। हरियाणा सरकार सूबे में नो डिटेंशन पॉलिसी लागू करने पर विचार कर रही है और इसके बाद 5वीं और 8वीं के बच्चों को भी बोर्ड परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के रतलाम में नौकरी लगाने के नाम पर कई महिलाओं से ठगी करने वाला महिलाओं के हत्थे चढ़ गया है। पीड़ित महिलाओं ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में महिलाओं ने आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। आंधी और तेज हवाओं के बाद गिरे पेड़ों के चलते दिल्ली नैनीताल हाईवे जाम हो गया है, जिसके चलते कई जगहों पर लंबा जाम लगा रहा और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इसमें 3 लोग घायल भी हुए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें आई थी। मध्य प्रदेश में पिछले 12 महीने में 26 बाघों की मौत का मामला सामने आया है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में 7 बाघों समेत पूरे राज्य में 26 बाघों की मौत हो चुकी है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी इसे सामान्य मौत बता रहे हैं। भोपाल में एक छात्रा ने बस चालक को सबक सिखाया। मिनी बस चालक ने स्कूटी पर जा रही छात्रा को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में छात्रा बच गई, लेकिन उसने तुरंत ही बस चालक की चाबी निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के उमरिया में पानी की बचत के लिए एक टीचर पिछले 3 सालों से एक अनोखा अभियान चलाए हुए है। लोगों को जागरूक करने के लिए शिक्षक दीवारों पर पानी की अहमियत समझाने की कोशिश करते हैं, साथ ही इसके संरक्षण के बारे में नारे भी लिखते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया में तेज आंधी और बारिश के चलते कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान बिजली के तार भी टूट गए। राजस्थान के कोटा में पॉलिटेक्निक कॉलेज में 7 फीट लंबा सांप दिखने से हड़कंप मच गया है। धावन प्रजाति का यह सांप कॉलेज के बाथरूम में छुपा बैठा था। 15 मिनट की मशक्कत के बाद किसी तरह से इस सांप पर काबू पाया गया। साउथ जिले के जयपुर में युवक के मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी से 60 से ज्यादा मामलों का खुलासा भी किया गया है। ये सभी युवक चेन स्नैचिंग और लूटपाट गिरोह के सदस्य हैं। दरअसल मृतक युवक ने इस गिरोह की जानकारी पुलिस से करने की बात कही थी और इसके बाद राज खुलने के डर से आरोपियों ने युवक को घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस ने अपोलो किडनी कांड के मुख्य आरोपी सी राजकुमार राव को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने किडनी रैकेट से जुड़े 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। ये तीनों ही किडनी डोनर थे। पुलिस अब तक के गिरोह से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं रैकेट के जाल में फंसे अपोलो अस्पताल ने स्वतंत्र जांच कमेटी का गठन किया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मुकुल मुदगल इसके अध्यक्ष होंगे। कमेटी में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट और मेडिकल प्रोफेशनल भी होंगे। राजस्थान के उदयपुर में ब्लॉगर कर्णिका सुसाइड केस में पुलिस ने उसके पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति डेंटिस्ट है, जबकि ससुर पोरबंदर में CMHO है। कर्णिका के माता पिता का आरोप है कि ससुराल में उसे शादी के बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा था। इतना ही नहीं, शक की वजह से कर्णिका के कई ऐसे टेस्ट करवाए गए जो कि काफी तकलीफदेह थे। इसी साल 25 जनवरी को कर्णिका की शादी हुई थी और 2 जून को उसने खुदकुशी कर ली। आसाराम के खिलाफ नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण मामले में पीड़ित परिवार को धमकी मिलने का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता ने परिवार की सुरक्षा की खातिर यूपी के शाहजहांपुर से हरियाणा पलायन करने का फैसला किया।
पीड़िता के पिता का यह भी कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें अब तक न्याय नहीं मिल पाया है, जिसके चलते परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। पीड़िता के पिता को भी समझौता न करने पर लगातार परिवार को खत्म कर देने की धमकियां मिल रही है, जिसके चलते पूरा परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। उत्तराखंड की केदारनाथ यात्रा पर जा रहे एक गुजरात के श्रद्धालुओं का एक दल जालसाजी का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर में बुकिंग के नाम पर एक शख्स से तकरीबन 1 लाख रुपए की ठगी की गई और लोग रफू चक्कर हो गए। यूपी के सहारनपुर में ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है। IGN7 के सहयोगी चैनल ली टीवी के कैमरे में नाम का ड्रग तस्कर कैद हुआ है। इधर तस्कर सहारनपुर में पंजाब से स्मैक, अफीम, चरस जैसे नशीले पदार्थ के कारोबार का दावा कर रहा है। इस दौरान स्टिंग के तहत ड्रग्स तस्कर का यह भी दावा सामने आया कि वो पुलिस से परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सबको मिला जुला कर चलता है। यूपी की बदायूं में पूजा अर्चना में शामिल नहीं होने पर नाराज एक बेटे ने अपने पिता की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बुलंदशहर में रफीक तोता नाम के समाजवादी पार्टी के एक नेता पर पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी देने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक जेल से छूटने के बाद ही आरोपी नेता सीधे कोतवाली थाने पहुंचा और इंस्पेक्टर RK शर्मा को जान से मारने की धमकी दी। यूपी के गोंडा में बेबी गैंग नाम के गिरोह में शामिल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चोरी और पॉकेटमारी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बच्चे आपराधिक घटनाओं को अंजाम सिक्का नाम के एक सरगना के इशारे पर दे रहे हैं। यूपी के आगरा में एक मुंहबोले मामा ने अपने ही भांजे को अगवा कर लिया और बच्चे की रिहाई के लिए 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। हालांकि मोबाइल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक पिता के अवैध संबंधों से नाराज नाबालिग बच्चों ने उसकी प्रेमिका को लाठी डंडों और हॉकी स्टिक से पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने 4 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश में संदिग्ध इस्लामी चरमपंथी ने एक हिंदू पुजारी की गला काटकर हत्या कर दी है। 70 साल के आनंद गोपाल गांगुली का सिर कटा शव एक मंदिर के पास पड़ा मिला। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दीक्षांत परेड से पहले खुफिया विभाग ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मोमिन उर्फ संदीप नाम के पास से कई संदिग्ध चीजें बरामद की हैं। सलमान खान की नई फिल्म सुल्तान का नया गाना रिलीज किया गया है। इस फिल्म में पहली बार सलमान अनुष्का की जोड़ी पर्दे पर नजर आएगी। सलमान खान ने अपनी फिल्म किक के सीक्वल की तैयारी शुरू कर दी है। इस फिल्म में सलमान के साथ कृति सेनन होंगी। वहीं गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा इस फिल्म से अपना डेब्यू करेंगे। हाउसफुल 3 की सक्सेस के बाद अब अक्षय कुमार ने हाल ही में उमंग कुमार की अगली फिल्म भी साइन कर ली है। ये एक साइकोलॉजिकल फिल्म होगी। संजय दत्त को एक पीरियड फिल्म के लिए साइन किया गया है, जिसका निर्देशन रोहित जुगराज चौहान करेंगे। इस फिल्म में 17वीं सदी का पंजाब दिखाया जाएगा। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया आज रवाना हो गई है। धोनी की अगुवाई में चयनकर्ता युवा खिलाड़ियों की फौज भेज रहे हैं। टीम इंडिया में 6 खिलाड़ियों का चयन पहली बार हुआ है। लीबिया से इटली आ रही एक नाव के पलटने का वीडियो सामने आया है। दरअसल नाव 700 शरणार्थियों से खचाखच भरी हुई थी, तभी अचानक नाव का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे नाव पहले एक तरफ झुकी, उसके बाद पलट गई। फ्रांस में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग इसमें घायल हुए हैं। ये इमारत फ्रांस के नेशनल स्टेडियम के पास ही मौजूद है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया।